हम लोग एल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो उसमें एक दो प्रॉपर्टीज और बचे हैं, उनको कर लेते हैं तो हम लोगों का एल्कीन टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज का पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, तो हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन का ऑक्सीडेशन करेंगे। तो हम लोग पहले इसमें यूज करते हैं आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फिर बाद में यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो आपके पास पहले यूज हम लोग करें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, तो इसमें देखो कुछ कैटेगरी पहले उसको लिख लेते हैं। तो एक आपके पास इसमें होता है सिन एडिशन, और एक में होता है एंटी एडिशन। देखो इसमें करना क्या सिन और एंटी का मतलब पहले आप समझ लो। देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में क्या होगा, आपके पास एक एल्कीन होगा, और जब आप बोलोगे कि यहाँ पे सिन एडिशन होगा, तो आप यहाँ पे क्या करना कि दोनों साइड OH लगा देना, दोनों साइड OH। ठीक है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग के लिए ऐसा नहीं होगा, माइल्ड के लिए ऐसा होगा। तो अगर सिन बोला है तो दोनों को सेम साइड OH लगाना है, और अगर आपके पास ये एंटी एडिशन करता है, मतलब एंटी होता है, तो आपको क्या करना है कि दोनों साइड OH अपोजिट लगाना है। ये होगा मिस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में क्या करना है, पाई बॉन्ड को तोड़ना। मिस माइल्ड के केस में क्या करना है, जैसे दो बॉन्ड है, तो माइल्ड के केस में क्या करना, पाई बॉन्ड को तोड़ना। पाई बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, तोड़ना, और दोनों साइड OH पकड़ा देना, ये करना है। मीन्स जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो पाई बॉन्ड को तोड़ना है और OH पकड़ा देना है। तो एंटी के केस में ये बनेगा, सिन के केस में ये बनेगा, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सिन मतलब ये सिन और ये एंटी, तो ये हमारा सिन और एंटी के केस में ये ऐसा आएगा ये। तो हम लोग अब क्या करते हैं, वही देखते हैं कि क्या होगा। पहले देखते हैं सिन एडिशन। तो इसमें देखो कुछ रिएजेंट्स फिक्स है जो हम लोगों को लेने होते हैं। सिन में आपके पास लेना होता है इसमें अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4। इसमें देखो कई वर्ड लिखे होते हैं, ऐसे लिखा होगा अल्कलाइन KMnO4, जब फिर यहां पे लिखा होता है कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। हॉट नहीं लेना है, हॉट के केस में क्या होगा वो आगे करेंगे। जब फिर आपके पास लिखा होता है इसमें, ये लिखा होता है कोल्ड डाइल्यूट न्यूट्रल KMnO4। ठीक है, तो ऐसे वर्ड लिखे होते हैं अल्कलाइन KMnO4, या फिर कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, या फिर कोल्ड न्यूट्रल अल्कलाइन KMnO4। ऐसा कोई भी वर्ड लिखा हो सकता है। ठीक है, एक ये हो सकता है रिएजेंट, इनमें से कोई भी एक, और साथ में इस मतलब या तो ये या फिर दूसरा रिएजेंट एक और होता है, वो होता है इसमें पहले स्टेप में होगा ऑस्मियम O4 का अटैक, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे होगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाना होता है, करवाना हाइड्रोलिसिस है, पर इसमें कई बार ऐसा लिखा आता है एक्वस NaHSO3, ऐसा लिखा हो सकता है, या कोई भी मतलब देखो होता क्या है कि हाइड्रोलिसिस कभी भी न्यूट्रल मीडियम में नहीं होता है, या तो वो स्लाइटली एसिडिक मीडियम होगा, फिर स्लाइटली बेसिक मीडियम में। तो एसिडिक और बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने के चक्कर में उसमें कई बार एसिड बेस लिखा रहता है, तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए हमने ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं। तो ये स्लाइटली एसिडिक मीडियम होता है, मींस हमें आगे हाइड्रोलिसिस करवाना होता है। तो दोनों के केस में क्या होगा, दोनों के केस में क्या होता है, सिन आपका सिन एडिशन, मतलब दोनों के केस में क्या होगा कि आप जब इसका रिएक्शन करते हो तो इससे आपके पास ये मॉलिक्यूल बनेगा। ये दोनों के केस में क्या होगा, OH सेम साइड में ऐड होता है। ये जो पहला वाला जो लिखा है, ये फर्स्ट वाला, ये जो लिखा हुआ है, हम लोग इसको बोलते हैं दिस इज ऑल्सो अ बेयर्स रिएजेंट। दिस इज ऑल्सो क्या कह रहा था, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। तो वो जो डाइल्यूट KMnO4 उसको बेयर्स रिएजेंट में बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सिन एडिशन ऑफ OH या सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सी। अगल बगल वाले कार्बन पे जोड़ा होगा, तो देखो दो वर्ड मैंने बताया था, एक था जेमिनल। जेमिनल का मतलब क्या होता है, अगर एक ही कार्बन पे सेम फंक्शनल ग्रुप लगे तो उसको बोलते हैं जेमिनल, और अगर अगल बगल वाले कार्बन पे सेम फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं विसिनल।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, विसिनल, अगल बगल विसिनल डाइऑल, तो विसिनल डाइऑल हमारा प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, तो और इसका जो मैकेनिज्म है, देखो मैकेनिज्म इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मैकेनिज्म दोनों में एक ही जैसा है, मैं लिख देता हूं, पर वो वही ध्यान रखना है कि देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए। तो होता एक्चुअल में क्या है, देखो होता कुछ ऐसा है, दोनों में क्या लॉजिक है। तो जैसे ये आपके पास मॉलिक्यूल KMnO4 ले लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है। तो अब इसमें होता क्या है कि इसके पास वही है लोन पेयर, इसको है अटैक, ये इधर और ये इधर, ठीक है, तो ये इसको वापस मिल जाता है, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है इसमें। तो ऐसा करने से क्या बनता है, ये आ जाएगा। इसमें एक काम कर लेते हैं, देखो ऐसा करने से Mn पे चार्ज क्या आ रहा है, Mn पे चार्ज आ रहा है माइनस, तो एक काम कर लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको डबल बॉन्ड और ये O पे माइनस, आप देख लो यही है भैया। तो मैंने क्या किया कि ऐसा करने से Mn पे चार्ज आ रहा था, तो मैंने आगे करके इसको माइनस, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या हुआ, तो ऐसा कुछ मॉलिक्यूल बनता है। तो इस मॉलिक्यूल में आप जरा गौर करो कि जो दोनों ऑक्सीजन है वो सेम साइड है, दोनों ऑक्सीजन सेम साइड, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, सेम। तो बस यही ऑस्मियम में होता है, वही ये इसमें होता है, इसमें क्या होता है, दोनों सेम साइड है, तो आपको सिंग बनाना है। तो ये हमारा मॉलिक्यूल होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देना। हाइड्रोलाइसिस तो पता ही होगा आपको क्या करना होता है। तो हाइड्रोलाइसिस जो मैंने ओजोलाइसिस में पढ़ाया था, तो इस बॉन्ड को तोड़ना होता है, इधर OH इधर H, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को H और कम वाले को OH, उसको तोड़ना, इधर H इधर OH, तो इससे बनेगा विसिनल डाइऑल। याद रखना है कि सिन प्रोडक्ट इससे बनता सेम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला रिएक्शन। तो इसमें क्या करना है कि किसी न किसी वही मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करना है, फिर बाद में हाइड्रोलाइसिस करना होता है। अब इसमें क्या होता है भाई, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग इसमें कराते हैं एंटी एडिशन। पहले हमने क्या करा है, सिन, अब इसमें क्या कराते हैं, एंटी एडिशन। तो एंटी एडिशन कराने के लिए देखो सबसे पहला जो लिया जाता है वो होता है H2O2 और बाद में हाइड्रोलिसिस। देखो हाइड्रोलिसिस करवाना होता है, वाटर भी लिख के आ सकता है, H3O पॉजिटिव लिख के आ सकते हैं, कोई भी सैंपल, मतलब कुछ भी लिखा हो सकता है। तो हाइड्रोलिसिस या फिर आपके पास होगा इसकी जगह आपके पास हो सकता है कोई भी पर ऑक्सी एसिड, तो वो पेरोक्सी एसिड क्या होता है, RCOOH। ठीक है, कोई भी पेरोक्सी एसिड पहले ये लेना है और सेम फिर इसमें करना हाइड्रोलिसिस। तो दोनों में क्या है कि एक ही लॉजिक है। तो देखो ये भी होता पेरोक्साइड ही है, तो ये भी क्या होता है पेरोक्साइड। तो दोनों में क्या है, एक पेरोक्साइड होता है और फिर हम लोग उसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो ये हमें इसमें लॉजिक यूज करना है। इसकी केस में याद रखना है कि जो बनेगा वो एंटी बनेगा, इसमें एंटी एडिशन होता है। देखो एंटी का मतलब क्या है इसमें, कि ये जो एल्कीन जो है अगर आप इसमें एडिशन कराते हो तो इसमें क्या होता है, जो OH जो होगा वो आपको उल्टा ही जोड़ के दिखाना है इसमें। तो ये जो बनता है एक्चुअल में वो आपके पास क्या बनता है, एंटी। तो याद रखना है कि इसमें एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन। ठीक है, तो अब इसमें किसी भी एक एग्जांपल समझ लो, जैसे हमारे तो पहला वाला, तो देखो इसका मैकेनिज्म दोनों का एक ही जैसा है। तो देखो H2O2 में क्या होता है कि पेरोक्सी बॉन्ड होता है, तो ऑक्सीजन अनस्टेबल होता है, तो एक ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो इसमें क्या है कि ये मॉलिक्यूल बनता है, ये हम लोग इसको बोलते हैं दिस इज इपॉक्सी। और कई बार क्वेश्चन में सिर्फ H2O2 दिया होता है, सिर्फ H2O2, तो आपको इतना बना के छोड़ना होता है। हाइड्रोलिसिस करोगे तो आगे वाला पार्ट होगा, नहीं तो यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगा। सिर्फ इतना भी आता है क्वेश्चन, मतलब इतना भी आ सकता है। अगर इसके आगे आपने हाइड्रोलिसिस किया मींस H2O मींस हाइड्रोलिसिस, और इसमें कुछ नहीं, देखो ऑक्सीजन है वही आप जोड़ तो आ जाएगा। तो क्योंकि जब ऑक्सीजन लगा है तो इसका लोन पेयर का यहाँ पे अटैक, उल्टे साइड से अटैक होगा, तो इसलिए यहाँ पे जो बनेगा वो, और H को मतलब एक H को निकाल के इधर भेज देना, मतलब ये इधर, तो इधर टूट जाएगा।
तो फिर आपके पास बन जाएगी OH, H को निकाल के इधर भेज देना, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो समझ में आपको आ रहा होगा। तो हम लोग सिन और एंटी को क्या है समझ लेते हैं पहले, उसके पहले एक दो एग्जांपल H2O2 भी कर लेते हैं। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन सिर्फ इतना गिवन है, तो इतने का मतलब ये थोड़ी ना है कि दो मतलब OH जुड़ गए, तो अगर इतना आया तो इसका आंसर है MeCH CH2, ये इसका आंसर है। तो इतने पे आपको यहीं पे छोड़ना होता है। जैसे मान लो अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है और इसका रिएक्शन H2O2 से किया, तो इतने का तो आंसर भाई इतना ही होता है। इसके आगे जब हाइड्रोलिसिस करोगे तब दो OH जुड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग सिन और एंटी को समझते हैं कि ये क्या है सिन और एंटी का मतलब। तो इसके लिए देखो भाई, सिस और ट्रांस हम लोगों ने कई बार लिया, तो एक बार और ले लेते हैं। ये मॉलिक्यूल है, सिस में सिन एडिशन मेसो कहा था, सिस में एंटी एडिशन रेसलिंग मिक्सर। अगर आप इसका रिएक्शन कराते हो, हाँ एक बात याद रखना, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड मींस OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और KMnO4 दोनों में पूछा जाए ज्यादा अच्छा रिएजेंट कौन है, तो ये बोलोगे ज्यादा अच्छा रिएजेंट है। इसमें ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है, वो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर पूछा जाए OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और KMnO4 में ज्यादा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, जब ज्यादा बेटर कौन रिएक्शन करेगा, तो आप बोलोगे OSO4, ये ज्यादा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बात को ध्यान रखना है। तो ये पहले किया, और सेकंड में एक्वस NaHSO3। ठीक है, तो एक्वस का मतलब हाइड्रोलिसिस। सिस में सिन एडिशन, तो क्या बनेगा मेसो। सिस में सिन एडिशन मेसो, चुपचाप मेसो बनाना है। ठीक है, ये अब इसमें अगर आपके पास दिया होता H2O2 और बाद में भाई हाइड्रोलिसिस H3O+, या चलो मतलब वाटर कर देते, चलो H2O और OH-। हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में भी हो सकता है, तो हम लोग ये करवा लेते हैं, कोई दिक्कत, दोनों मीडियम हो सकता है। तो ये है, तो पहले इसका अटैक बाद में हाइड्रोलिसिस। तो भाई दो OH जोड़ना है, कैसे एंटी एडिशन। तो इसमें एंटी एडिशन रेसमिक मैंने बोला था बनाने के लिए, तो यहाँ पर रेसमिक का मतलब क्या है, तो देखो ये OH और OH को उल्टा जोड़ना था, और प्लस मतलब इसका मिरर इमेज, तो ये आएगा OH H बाई H और OH और ये Me, तो ये हमारा प्रोडक्ट आएगा। तो समझ में आया, सिस में सिन मेसो, सिस में एंटी एडिशन रेसलिंग मिक्सर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या है कि थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। तो अब जैसे मान लेते हैं आपके पास लेते हैं ट्रांस, अगर आप ट्रांस में एंटी एडिशन कराओगे तो सेम मॉलिक्यूल बनेगा। तो एक काम कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। पहला लिखा है CF3COOH, कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज पर ऑक्सी एसिड। देखो R मैंने लिखा था, R तो कुछ भी हो सकता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने अब क्वेश्चन आता है ये के लिए, क्योंकि ये कई बार लिखा रहता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसको देखना पर ऑक्सी एसिड। ठीक है, और बाद में क्या करना, बाद में हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो ट्रांस में एंटी एडिशन, तो क्या बनेगा मेसो, तो बन गया भाई मेसो। ठीक है, ये और अगर आपके पास से मॉलिक्यूल है और इसका अगर आप रिएक्शन कराते हो अल्कलाइन KMnO4, देखो अल्कलाइन या फिर कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, तो इसमें वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो KMnO4 का अटैक होगा, फिर हाइड्रोलिसिस, तो ऑटोमेटिक है इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये इसका आपके पास आंसर होता है। तो समझ में आपको आ गया होगा ये सब चीजें। तो यहाँ पे वही ट्रांस में एंटी एडिशन मेसो और ट्रांस में सिन एडिशन, तो आपके पास बनेगा रेसमिक। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये हम लोगों का पार्ट था क्या, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम लोग इसमें लिखते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो पहली बात तो मैं जो बताने जा रहा हूं, मतलब ऐसा होता नहीं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक। तो स्ट्रॉन्ग वाले का जो प्रोडक्ट जो होगा, और ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस, ऑक्सीडेटिव, मैंने क्यों बोला, क्योंकि ओजोनेसिस आपको बहुत करवाया था और बोला था बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो वो उसमें भी कौन सा ऑक्सीडेटिव, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस का प्रोडक्ट एल्किन के लिए सेम आता है। ये ट्रिक याद रखना, ये आपको बहुत हेल्प करेगी, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ये तो क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस आर सेम फॉर एल्कीन। तो एल्कीन के लिए दोनों सेम होते हैं। अब क्या क्या लेते हैं इसमें, देखते हैं क्या क्या रिएक्शन लिया जाता है इसमें। तो यहां पे हम लोग ले सकते हैं एसिडिफाइड KMnO4, मतलब ऐसा लिखा होगा KMnO4 और एसिडिफाइड। तो कैसे लिख के आ सकता है, ये नहीं लिखा है तो अल्कलाइन भी लिख के आएगा, पर आपको लिखा है हॉट कलर अल्कलाइन। आजकल क्या ट्रेंड इसी का चल रहा है, आजकल ट्रेंड चल रहा है कि लोग अल्कलाइन को सोचते हैं वो और एसिड को सोचते हैं, ये तो कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा हॉट, तो ये यही है। तो आजकल यही ट्रेंड में है। तो क्या ट्रेंड में है, हम लोग ट्रेंड को देखते हैं, हॉट अल्कलाइन KMnO4 में आपने जब हॉट किया तो उसका पावर बढ़ गया, तो वो माइल्ड से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या इसमें आपके पास ऐसा भी आ सकता है कि भाई एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो ये दोनों काफी तक एक ही जैसे चलते हैं, मीन्स क्या होगा K2Cr2O7 और एसिडिक मीडियम। K2Cr2O7 तो आप लोगों को पता है माइल्ड और न्यूट्रल मीडियम में तो कुछ करता है नहीं, तो इसमें एसिडिक मीडियम ही रहता है। और KMnO4 अगर हॉट कर दिया अल्कलाइन मीडियम में भी तो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो इसका प्रोडक्ट और इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस का सेम है, ये ध्यान रखना है। तो देखो क्या करना है इसमें पहले देखो ट्रिक समझ लो क्या है। तो दोनों दोनों बॉन्ड को तोड़ना है। यहाँ पर ट्रिक क्या है, दोनों बॉन्ड को तोड़ना। देखो माइल्ड में से देखो माइल्ड के केस में माइल्ड था बेचारा, कमजोर था, से पाई को तोड़ पाया। अब ये स्ट्रॉन्ग है तो सिग्मा को भी तोड़ेगा। तो 2 बार है, तो 2 बार OH इधर पकड़ाओ और 2 बार OH इधर पकड़ाओ। और क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो अगर एल्डिहाइड बना तो उससे क्या बनाना, एसिड। वही होता था, अगर बाई चांस एल्डिहाइड बना तो उससे एसिड। तो और एक कार्बन पे देखो ऐसा करने से क्या होगा, एक कार्बन पे 2 OH आएगा और 2 OH आएगा तो वाटर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे वाटर बाहर निकल जाएगा। तो अरे एक कार्बन पे आपको बताया था कि कभी भी 2 OH स्टेबल नहीं होते, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, ये मॉलिक्यूल। अगर कोई प्रोडक्ट एल्डिहाइड आएगा तो उससे एसिड बनाना है, बताया वही प्रोडक्ट जो ऑक्सीडेटिव में होता, ऑक्सीडेटिव में यही करवाया था। इफ प्रोडक्ट इज aldehyde, if product is aldehyde, it is oxidized into acid। तो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाएगा। तो वही मैंने जो ट्रिक बताया वो ध्यान रखना है क्या, कि इसका प्रोडक्ट और ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस का प्रोडक्ट भाई सेम आता है, सेम। यही ट्रिक आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इसका रिएक्शन करते हो KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में, तोड़ दो भाई, अरे 2 बार तोड़ो, OH पकड़ाओ, क्या बना CH3CHO और O डबल बॉन्ड Ame और Ame, ठीक है। एल्डिहाइड बना तो उसको ऑक्सीडाइज कर देना, तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दो फटाफट, तो क्या बना, एसिड। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, वेरी सिंपल।
मान लेते आपके पास लिखा है हॉट अल्कलाइन KMnO4, पता है ना आजकल यही ट्रेंड में चल रहा है, यही आ रहा है आजकल। तो दोनों से पहले बनेगा भाई एल्डिहाइड, तो डबल बॉन्ड दोनों तोड़ एल्डिहाइड। और पता है एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज रहता है एसिड में, तो कोई दिक्कत नहीं, एसिड बनाओ फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, एसिड और एसिड। तो आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा क्या होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। तो एल्कीन के रिलेटेड हम लोगों ने काफी ज्यादा मतलब पढ़ लिया है प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्या है कि देखो सिंपल एल्कीन का तो केस हो गया, अब हम लोग इसमें केस करते हैं दो एल्कीन अगर एक साथ होता है तो। अब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाते हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन में। तो देखो होता क्या है, अब जैसे आपके पास ये एक एल्कीन है, अगर हमने इसका रिएक्शन करवाया HCl के साथ, तो एक्चुअल में हमें जो प्रोडक्ट जो मिलता है, तो एक तो मिलता है आपके पास इसमें ये कैसे बनेगा अभी देखेंगे, और दूसरा जो मिलता है वो इसमें ये। क्वेश्चन याद था कि पहले दोनों में मेजर माइनर कौन सा है, तो इसमें एक्चुअल में ये जो है ये माइनर है और इसमें जो ऊपर वाला है ये मेजर है। तो ऊपर वाला इसमें मेजर है और नीचे वाला इसमें माइनर है। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो देखो पहले हम लोग इसको कुछ और लिख लेते हैं। तो ये जो रिएक्शन जो करवाते हैं, तो देखो इसमें होता क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मींस होता क्या है, पहले एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है फिर न्यूक्लियोफाइल का। तो हम लोग वही करते हैं, यहां पे करवाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा फिर न्यूक्लियोफाइल का। तो मतलब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो इसमें ये आ सकता है, ये तो देखो इलेक्ट्रोफाइल अगर पहले पे जुड़ा, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो न्यूक्लियोफाइल 4 पे जुड़ा। अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले पे जुड़ा तो 1 2 3 4, तो हम लोग इसको बोलते दिस इज 1,4 एडिशन, और इसमें 1,4 एडिशन से क्या बनता है मेजर। तो मींस इलेक्ट्रोफाइल जहां जुड़ा और न्यूक्लियोफाइल जहां जुड़ा उसमें 4 कार्बन का डिफरेंस है, तो 1,4 एडिशन, तो ये इसमें मेजर होता है। और दूसरा आपके पास इलेक्ट्रोफाइल मतलब जैसे हाइड्रोजन जो जोड़ा है इलेक्ट्रोफाइल था वो। दूसरा इसमें आपके पास एक ये प्रोडक्ट बनता है, तो ये इसमें क्या होगा, ये इसमें माइनर होगा। तो ये क्या है, ये आपके पास 1,2 एडिशन, तो यहाँ पे 1,2 एडिशन क्या होता है माइनर होता है, और यहाँ पे 1,4 एडिशन मेजर होता है। तो उसी के लॉजिक को उसी को सेंस में समझते हैं कि कैसे वो मेजर हो गया कैसे ये माइनर हो गया, तो इसको समझते हैं। तो अब हम लोग इस रिएक्शन को देखो बहुत डिटेल में करते हैं। आपको मैं जो जो बातें बता रहा हूँ उसको सबको ध्यान से सुनना है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल कटायन होता है, और आपको बोला था पहले स्टेप में हमेशा ज्यादा स्टेबल कटायन बनाना होता है, ठीक है। ज्यादा स्टेबल कटायन बनाएंगे तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर अटैक कर सकता है। तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये पॉजिटिव चार्ज और CH2E, ठीक है, मॉलिक्यूल आ गया। अब देखो इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज तो आगे चलो 2 डिग्री यही बनाएंगे, यही ज्यादा स्टेबल है। अब इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि रेजोनेंस पॉसिबल है, तो ऐसा रेजोनेंस करने से क्या बनेगा, दिस विल बी CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH और CH2E, तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। ये अगर न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे अटैक होता है, मींस मान लेते हैं अगर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक अगर आप यहाँ पे करते हो पहले वाले पे, तो ये बनेगा CH2 वही डबल बॉन्ड CH CH NU और CH2E, ठीक है, पहले वाले से बनेगा। और अगर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक अगर आप नीचे वाले पे करते हो तो क्या बनेगा NU CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2E। ये है 1,2 एडिशन, ये है 1,4 एडिशन। तो देखो पहले दोनों में समझते क्या क्या है।
अगर इन दोनों में पूछा जाए कि ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है, तो ये इसमें क्या है, मोर स्टेबल एल्कीन। ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा, कैसे डिसाइड करते हैं, जिस एल्कीन के अराउंड ज्यादा हाइपर कंजुगेशन हो, ज्यादा स्टेबल एल्कीन। तो एल्कीन के अराउंड में चार हाइड्रोजन, तो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन तो मोर स्टेबल एल्कीन। तो दोनों में अगर पूछा जाए कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। और इसके अराउंड में तो देखो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो ये आपके पास ये है लेस स्टेबल एल्कीन। पर अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई, अभी स्टोरी बची है। अभी स्टोरी देखते क्या बचा है, तो आप देखते दोनों के इंटरमीडिएट। देखो ये वाला कटायन, ये कटायन 2 डिग्री है, ये कटायन 1 डिग्री है। कटायन में 1 डिग्री और 2 डिग्री में ज्यादा स्टेबल कटायन कौन सा होता है, तो आपको अभी तक तो बताया गया था 2 डिग्री। तो अब दोनों में ये जो कटायन है ये है मोर स्टेबल, और ये क्या है, ये है लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल। तो अब हम लोग पहले कुछ चीजों को समझते हैं। इसमें ये क्या, मोर स्टेबल, मतलब मोर स्टेबल आपके पास कटायन है, मोर स्टेबल कटायन, पर यहाँ पे प्रोडक्ट लेस स्टेबल है। जहां पे जो कटायन है वो लेस स्टेबल है, पर इसका जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल है। तो पहले बात तो हमने फोकस किया प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे। तो अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी में फोकस करते हैं, इसको कहते हैं दिस इज टीसीपी, मींस का ये आपके पास है दिस इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो अगर हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे फोकस करते हैं तो उसको बोलते हैं दिस इज थर्मोडायनेमिक, मींस हमने स्टेबिलिटी देखा, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। और देखो दोनों कटायन में ज्यादा स्टेबल कटायन कौन है ये, तो इसका बनना फास्ट होगा। तो जब बनना फास्ट होगा तो ये रिएक्शन फास्ट होगा। तो फास्ट अगर हो रहा, फास्ट मतलब स्पीड की बात हो रही है। स्पीड की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, केमिकल काइनेटिक्स। तो ये क्या है, दिस इज केसीपी, मींस ये क्या है, दिस इज काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। अब आपके मन में बार बार आ रहा होगा मैं इतना क्या सस्पेंस बना रहा हूं, इतना क्या घुमा रहा हूं। पहले मैं कुछ चीजें, कुछ ट्रिक समझा देता हूं, उसको याद कर लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और फिर आगे मैं बता दूंगा, चीजों को समझा दूंगा। तो देखो होता क्या है, अगर टेम्परेचर लो है, मीन्स मान लो -10 -20, 0 डिग्री से मान लो कम है, लो टेम्परेचर है, तो उससे पहले ये बनेगा। देखो ये बन गया, ये इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है। तो देखो स्टेबल को देखो ऐसा होता है कि स्टेबल को अनस्टेबल बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। देखो होता है कि अगर कोई स्टेबल है और अनस्टेबल का मतलब होता है कि मोर एनर्जी। तो अगर आपको कोई स्टेबल से अनस्टेबल बनाना है तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो मान लो टेम्परेचर आपके पास -20 डिग्री, कम टेम्परेचर मीन्स एनर्जी कम है, तो उसमें ये बनेगा और ये वाला इंटरमीडिएट नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये स्टेबल है, ये लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल वाला तो तब बनेगा जब आप हीट करोगे। अगर टेम्परेचर को घटा दिया तो ये बेचारा बन ही नहीं पाया, जब ये नहीं बन पाया तब बेचारा ये भी नहीं बन पाया। तो लो टेम्परेचर पे क्या बनता है, ये समझ में आए। देखो लो टेम्परेचर पे पहले तो दोनों में से एक कटायन बनता है, पर इसका रेजोनेंस होकर ये आता है, पर ये लेस स्टेबल है। तो मोर स्टेबल कटायन से लेस स्टेबल कटायन तब बन सकता है जब आपके पास हीट होगा। तो अगर आप इसको हीट नहीं करोगे तो इससे ये नहीं बन पाएगा, सिर्फ ये बनेगा, और ये बनेगा तो आपके पास ये मीन्स अगर लो टेम्परेचर होगा तो आपको काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट लिखना है, इसको बनाना है, ये मेजर होगा, ये मेजर होगा। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मान लो कि रूम टेम्परेचर भी 25 डिग्री भी एक ठीक ठाक हाई टेम्परेचर, 298 केल्विन रूम टेम्परेचर, या कोई हाई टेम्परेचर है 50 डिग्री, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 50 डिग्री या 25 डिग्री बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो ये जो कटायन है वो इसमें कन्वर्ट हो सकता है, और एक बार इसमें कन्वर्ट हो गया तो क्योंकि इसका प्रोडक्ट स्टेबल है तो ये वाला रिएक्शन फिर प्रेफर करेगा। तो लो टेम्परेचर पे आपको इसको बनाना है और हाई टेम्परेचर पे आपको इसको बनाना है। और इवन होता भी ऐसा है कि एक बार माने थे आपने रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे करवा लिया, और अगर आपने इसको हीट भी कर दिया तो ये इसमें बन जाता है। मीन्स लो टेम्परेचर पे ये वाला प्रेफर होता है और हाई टेम्परेचर पे ये वाला प्रेफर होता है।
और अगर आपने हीट कर दिया तो ऑटोमेटिक ये इसमें कन्वर्ट हो भी जाता है। तो इस रिएक्शन में इसलिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर इसमें आपको लिख के आएगा, और टेम्परेचर अगर नहीं दिया है तो आप क्या लोगे, बाय डिफॉल्ट रूम टेम्परेचर, और आप मेजर क्या बनाओगे उसमें ये वाला। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा मैंने क्या बताया। तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, स्टेबल इंटरमीडिएट ही बनता है, इसलिए हम लोग केसीपी बनाएंगे। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि लेस स्टेबल इंटरमीडिएट भी बन सकता है, और एक बार वो बन गया तो लेस स्टेबल इंटरमीडिएट का प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो हम लोग उसको फिर प्रेफर करने लगते हैं। तो इसमें एग्जांपल को समझते हैं। जैसे ये एक रिएक्शन है, अगर आप इसका रिएक्शन HBr के साथ करते हो और ऐसा बोला है -20 डिग्री, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा आपके पास, यहां पे देखो ऐसा होगा, ये इसमें मेजर आएगा, यहां पे इसमें ये मेजर होगा, लो टेम्परेचर पे ये मेजर होगा। और अगर आपके पास लिखा है HBr और लिखा 50 डिग्री, टेम्परेचर हाई हो गया, तो इसमें आपके पास क्या होगा, जो बनेगा तो वो आपके पास ये, इसमें आपके पास ये मेजर होगा। तो हाई टेम्परेचर पे क्या बनाना है, TCP थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कैसा होता है 1,4 एडिशन, ये ध्यान रखना है। लो टेम्परेचर पे क्या बनाना है, मतलब KCP काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कैसा होगा 1,2 एडिशन। और अगर आप इसको हीट भी कर दोगे तो ये अपने आप को रीअरेंज करके उसमें कन्वर्ट कर लेता है, मींस आइसोमेरिज्म इसका हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा ये मैंने क्या करवाया। तो लो टेम्परेचर पे KCP और हाई टेम्परेचर पे TCP। इसमें नॉर्मली क्या होता है, -20 -25 डिग्री पे KCP वाला मेजर होता है, पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो TCP बढ़ने लगता है। नॉर्मली 0 डिग्री के आसपास दोनों की वैल्यू सेम होती है, 0 डिग्री से अबव पे TCP ज्यादा होता है। अरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे TCP बढ़ेगा, KCP कम होगा। तो 0 डिग्री के ऊपर क्या होता है, नॉर्मली TCP ज्यादा होता है, KCP कम होता है, और 0 डिग्री से कम पे क्या होता है, KCP ज्यादा होता है और TCP कम होता है। जैसे हमने 1,4 एडिशन के, ऐसे 1,6 एडिशन भी हो सकता है। जैसे मान लेते अगर आपके पास दो, मतलब मान लेते इसमें अगर आपके पास 3 हो गए, ये इसका रिएक्शन HCl के साथ कराओ 1 इक्विवेलेंट, तो हम लोग भाई ट्राई करेंगे सबसे स्टेबल एल्कीन बने। तो सबसे स्टेबल बनाने के लिए इसको ऐसा कर लेते हैं। तो इसमें क्या रेजोनेंस, तो देखो यहां पे क्लोरीन जोड़ा है और यहां जोड़ा हाइड्रोजन, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या होगा, दिया होगा 1,6 एडिशन। तो ऐसे केस में फिर 1,6 एडिशन क्या होगा, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने क्या है, एल्कीन का प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। इसमें एक काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं टेस्ट ऑफ एल्कीन। तो देखो एल्कीन के 2 टेस्ट है, एक्चुअल में टेस्ट ऑलरेडी पढ़ा दिए। तो देखो पहला क्या है, पहला आपके पास है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, मीन्स क्या होता है Br2 और H2O, या फिर लिखा होता है HOBr, एक ही बात हो। तो होता क्या है, आप जब एल्कीन में जब ब्रोमीन, अरे ये पढ़ाया था हेलोजन वाला, अगर आप ब्रोमीन को पास कराओगे तो ब्रोमीन गैस का जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन, मतलब ब्रोमीन गैस का जो कलर है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर, इसका रेडिश ब्राउन। तो जब आप रेडिश ब्राउन कलर को मतलब एल्कीन से जब पास कराते हो तो ब्रोमीन गैस को एल्कीन एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर एब्जॉर्ब होगा तो उसका रेडिश ब्राउन कलर क्या होता है, डिसअपियर होता है। तो मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट है, एल्कीन। एक तरह से ये एक्चुअल में इसको कई बार बोलते हैं ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इवन ये एल्काइन भी देता है, तो आप ध्यान, एल्काइन भी वैसे टेस्ट दे देता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इफ कलर ऑफ ब्रोमीन डिसअपियर, if color by reddish brown, if color of bromine disappear, it means pi bond is present in molecule। मतलब इसका मतलब वहां क्या प्रेजेंट है, पाई मॉलिक्यूल, मतलब पाई बॉन्ड।
तो ये एल्किन का टेस्ट होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। एक टेस्ट इसमें और है, मतलब इसका ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है। एक दूसरा टेस्ट इसमें और है, और वो है आपके पास वही बेयर्स रिएजेंट। अब बेयर्स रिएजेंट हम लोगों ने जो इसी लेक्चर में थोड़ी देर पहले लिखा था, अल्कलाइन KMnO4। तो एक्चुअल में इसका जो कलर होता है, इसका कलर होता है पर्पल या फिर पिंक। मतलब देखो पर्पल भी बोल सकते हैं या इसको डार्क पिंक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पर्पल को अगर आप धूप में रख दो तो कुछ कुछ पिंक जैसा दिखाई देता है। एक्चुअल में वो एग्जैक्ट कलर है मैजेंटा। मैजेंटा कलर होता है मैजेंटा, डार्क पिंक या पर्पल एक ही जैसा है। तो KMnO4 व एल्कलाइन KMnO4 को अगर आप एल्किन से रिएक्शन करते हो तो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। अभी तो बताया कि अगर आप इसका रिएक्शन करोगे तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कंज्यूम हो जाता है। और इससे बनता क्या है, इससे बनता है ये। और इसका जो पर्पल कलर मीन्स KMnO4 का जो मतलब KMnO4 का कलर क्या होता है, पर्पल। तो KMnO4 क्या है, कंज्यूम हो गया, तो मतलब पर्पल कलर क्या है, डिसअपियर हो गया। तो अगर पर्पल कलर मतलब KMnO4 का कलर अगर डिसअपियर होगा तो उसका मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट है, एल्कीन। ये भी होता है टेस्ट ऑफ एल्कीन।